नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान का जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में दो संभाग हमारे जयपुर और जोधपुर हो गए हैं। तीसरा संभाग हमारा चल रहा था सीकर संभाग, और सीकर संभाग के जो चार जिले हैं चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और सीकर, इनमें से हमने सीकर को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और हमने चौथे जिले नीमका थाना को भी डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चूरू जिले के विषय में, और देखेंगे चूरू जिले के विषय में कौन सी प्रशासनिक जानकारियां हैं, कौन सी राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जानकारियां हैं जो हमें किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जाननी आवश्यक है। चूरू एक प्राचीन जिला रह गया, प्राचीन स्थान रह गया। बहुत ही सारी ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं और बहुत सारा इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। तो चार जिलों में आप देखें तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल हमें यहाँ पर चूरू जिले का दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा चूरू के विषय में अगर हम बात करें, यहाँ कौन कौन सी तहसीलें वगैरह रह गई, तो यहाँ पर देखिएगा भानीपुरा है, तारानगर है, सिद्धमुख है, राजगढ़ है और चूरू स्वयं रह गया। सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर और देखिए राजलसर। इनमें से सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ और चूरू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारानगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धमुख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंचाई परियोजना वगैरह के लिए जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के पूरे चूरू के हर स्थान से हमें कोई ना कोई नई जानकारी मिलने वाली है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो चूरू जिले का एक अन्य नाम आता है गेटवे ऑफ थार, यानी थार का गेटवे है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ थार किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा चूरू। अब हम बात करें, जब इस ज़िले की या स्थान की स्थापना हुई होगी, इस रियासत की स्थापना हुई होगी, तो स्थापना हुई थी 1620 के अंदर, और इसके निर्माणकर्ता जो हैं वो चूहड़ा जाट को माना जाता है। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो उस समय देखिएगा 1 नवंबर 1956 को इसे जिला घोषित किया गया था दोस्तों। तो ये जिले के रूप में अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को आ गया था। नया बना हुआ जिला ये नहीं है, प्राचीन जिला है दोस्तों। और प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में ये इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो योद्धे के नाम से जाना जाता था। तो ये योद्धे क्षेत्र का ही एक भाग हुआ करता था। और अगर हम बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल में इसे जांगल प्रदेश के ही भाग के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत काल में ये जांगल प्रदेश का भाग था और प्राचीन भारत में ये योद्धे क्षेत्र का भाग रहा है चूरू जिला हमारा। अब थोड़ा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों को देखें तो इसकी सीमाएं एक राज्य और 6 जिलों से मिलती हैं। राज्य की बात करें तो हरियाणा, यहाँ ये जो एरिया है हमारा, ये हरियाणा ज़िले से इसका लगता है। तो एक तो हरियाणा ज़िले से लगती है, सॉरी हरियाणा राज्य से लगती है। और अगर हम ज़िलों की बात करें तो 6 ज़िलों से जो है इसकी सीमा लगती है। 6 ज़िले कौन कौन से हैं यहाँ देखें। नंबर 1 पे आता है हमारा हनुमानगढ़, ये जो इसकी सीमा रहेगी हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक हनुमानगढ़ से लगती है। उसके बाद में दूसरा ज़िला हमारा आता है बीकानेर, ये हमारा बीकानेर। देखो काफ़ी बड़ी सीमा, या यूँ कहें सबसे बड़ी लगभग इसी की हो गई है चूरू से। ये पूरी की पूरी जो सीमा है वो किसकी रहेगी, बीकानेर ज़िले की, जो चूरू के साथ में लगती है। थोड़ी सीमा जो है तीसरे ज़िले के रूप में नागौर से भी ये सीमा हमारी लगती है। फिर उसके बाद में डीडवाना कुचामन एक नया बना हुआ ज़िला है, ये हमारा चौथा ज़िला रह गया। इससे भी इसकी सीमा लगती है, डीडवाना कुचामन से भी। और उसके बाद में सीकर से 5वीं सीमा लगती है और छठी सीमा जो है हमारी झुंझुनू से लगती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में आते रहते हैं, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके ये संभावित मान करके चलिए पूछा जाए कि निम्न में से संलग्न कौन सा है या नहीं है। तो मैप आपको राजस्थान का अच्छे से याद होना चाहिए। थोड़ी और डिटेल में हम बात करें तो चूरू की जो स्थापना है 1620 के अंदर चौहड़ा जाट ने की थी, लेकिन 1814 में बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके द्वारा चूरू पर अधिकार कर लिया गया, और इसके बाद में जो है इसका बीकानेर में विलय हो गया और बाद में ये बीकानेर का ही भाग रहा है दोस्तों।
तो ये चूरू पहले देखिएगा संभाग की भी बात करें तो बीकानेर संभाग का ही भाग हुआ करता था। अब इसका संभाग परिवर्तन हो गया है। यहाँ देखिए हम तो चूरू जो है, चूरू पहले बीकानेर संभाग का भाग हुआ करता था, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, यहाँ से बीकानेर से ये अनूपगढ़ अलग हो गया। तो अनूपगढ़ अलग होने, एक नया जिला बन जाने के कारण बीकानेर संभाग में जहाँ 4 जिले बन गए, तो सीकर जब संभाग बना तो चूरू को ऐड कर दिया गया सीकर के अंदर। तो चूरू सीकर का भाग है दोस्तों, सीकर संभाग का, जो कि एक बड़ा परिवर्तन है और यहाँ प्रश्न बनने की संभावना भी हमारी ज़्यादा रह जाती है दोस्तों। तो बीकानेर संभाग और में भाग रहा और ये लंबे समय तक, देखिए जब इसमें बीकानेर में विलय हो गया तो संभाग के रूप में ही बीकानेर का ही भाग रहा। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, यानी वर्ष क्या मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है और पूरे वर्ष में जो मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा है, दोनों का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का हमें देखने को मिलता है, चूरू जिले का। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। अगर हम बात करें चूरू जिले में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो चूरू में वनस्पति है जो नगण्य के बराबर है। यहाँ वन क्षेत्र नहीं है, केवल पूरे भाग के 0.56% भाग पर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं। और इसीलिए अगर राजस्थान राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले की हम बात करें तो वो हमारा हो जाता है चूरू। तो चूरू एक जैसा जिला है जिसमें राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं, और शायद इसलिए भी यहाँ पर कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है, इसलिए भी ये अपने मान लेते हैं। सर्वाधिक कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए जाना जाता है चूरू जिला, और विशेषतः ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो इसके लिए जाना जाता है। आगे उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा काले हिरण, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो चूरू जिले में ही पाए जाते हैं। एक और यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है गोपालपुरा, जिसे हम द्रोणपुर के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर द्रोणपुर, जैसे सवाई माधोपुर है तो सवाई माधो सिंह के द्वारा, जयपुर है तो जय सिंह के द्वारा, तो ऐसे ही द्रोणपुर जो है वो किसके द्वारा बसाया गया था, द्रोणाचार्य के द्वारा बसाया गया। तो ये मान लेते हैं हम, कहीं ना कहीं इनका महाभारत काल का जो संबंध है वो इसके साथ में रहा है। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति और कवि जो है कन्हैया लाल सेठिया, जिनका राजस्थानी इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, राजस्थानी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म सुजानगढ़ चूरू की ही एक तहसील है यहाँ पर हुआ था। कन्हैया लाल सेठिया वो व्यक्ति रहे जिन्हें 2004 में पद्मश्री का पुरस्कार भी मिला गया। और यहाँ ये राजस्थानी भाषा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थानी भाषा का अगर पितामह कहा जाए तो भी ये शब्द छोटा रह जाता है, किसके लिए, कन्हैया लाल सेठिया के लिए। क्योंकि जब भी हम राजस्थान शब्द बोलते हैं या कोई भी अन्य स्टेट का जो व्यक्ति है वो राजस्थान शब्द बोलता है, तो उसके मस्तिष्क में जो धरती यहाँ की दिखाई देती है वो धोरों वाली धरती ही मस्तिष्क में आती है। और ये गीत जो है ना, प्रसिद्ध धरती धोरारी, ये गीत जो है वो कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कन्हैया लाल सेठिया, इसीलिए इन्हें राजस्थानी भाषा का पितामह तक कहा गया है दोस्तों। तो इतनी बड़ी पदवी इन्हें दी गई है, तो सामान्य बात नहीं है। जन्म कभी पूछा जा सकता है, सुजानगढ़ से हैं, चूरू जिले से ये संबंधित हैं। फिर अभी हमने बात की थी यहाँ का एक प्रसिद्ध अभयारण्य है ताल छापर अभयारण्य, और ये जो ताल छापर अभयारण्य है चूरू में है, और ये जाना किस लिए जाता है, एक तो काले हिरन तो आपको सभी जगह मिलेंगे ही, यहाँ पर कुर्जा पक्षी भी है दोस्तों। तो कुर्जा पक्षी और काले हिरन के लिए विशेषतः जाना जाता है हमारा ताल छापर अभयारण्य। एक और चीज़ है यहाँ पर मोथिया साइप्रस नामक घास है, उस घास के लिए भी जो ताल छापर अभयारण्य है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सालासर किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है। हनुमान जी को जब हम याद करते हैं तो पहला नाम जो हमारे मस्तिष्क में आता है वो सालासर दरबार का ही आता है। तो सालासर जो है वो चूरू में है, और यहाँ पर दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है दोस्तों, अलग है थोड़ा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ जो है चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को बड़ा मेला भरता है। सालासर से थोड़ी दूरी पर इच्छापूर्ण बालाजी सरदार शहर में है। इच्छापूर्ण बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। कुबेर जो कंपनी है
काफ़ी कुछ योगदान उन्हीं का है। तो ये द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ जो प्रतिमा है वो बाकियों से अलग तरह की है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी को राजा की तरह देखिए प्रदर्शित किया गया है, और राजा की तरह जो इनकी मूर्ति है वो प्रतिमा है आशीर्वाद मुद्रा के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है। क्योंकि बाकी ज़्यादातर आपको देखोगे तो भगवान राम के जो एक सेवक की तरह उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर या फिर खाली वो अपने दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा देखी होगी, लेकिन यहाँ जो प्रतिमा है वो हनुमान जी की एक राजा की तरह उन्हें दिखाया गया है, आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, काफ़ी फेमस है, साहवा का गुरुद्वारा। साहवा का गुरुद्वारा जोगी आसन नामक स्थान पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक हवेलियों के लिए भी चूरू जाना जाता है। काफ़ी सारी देखिएगा यहाँ से जो है उद्योग का निर्माण करता, या कहीं हम औद्योगिक फैमिली यहाँ से खूब सारी निकली हुई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ हवेलियाँ भी मिलेगी। तो 51 टोड़ों की हवेली कहाँ पर है? चूरू में है। एक मालजी का कमरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चूरू में है। और मालजी का कमरा किसने बनवाया? तो सेठ मालचंद थे, 1920 में उन्होंने ही बनवाया, फ्रांस की स्थापत्य शैली को यूज़ करते हुए 1920 में बनवा दिया था दोस्तों। इसके बाद में एक और हवेली जो हमारे लिए आ जाती है, दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली। ये कहाँ है? सुजानगढ़ में है। कहाँ पर रहेगी दोस्तों? सुजानगढ़ में। दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? सुजानगढ़। और सुजानगढ़ कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। फिर हम बात करें चंदन की कलाकारी, यानी चंदन पर कलाकारी के लिए, चंदन की लकड़ी पर कलाकारी के लिए चूरू का जांगीड़ परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी पर अगर काम की बात करें तो कौन सा जिला रह गया हमारे पास में? चूरू जिले का नाम आता है। इसके अलावा बंधेज का जो काम है, कपड़े का प्रिंटिंग का जो काम है, वो विशेषतः कहाँ होता है? सुजानगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। बंधेज का कार्य सुजानगढ़ में होता है। चूरू का फेमस डांस है कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? कबूतरी नृत्य है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद में देखिएगा किला हमारे पास में आता है बीना देसर का किला। कौन सा किला आ गया हमारे पास में? बीना देसर का किला, जिसका निर्माण कहाँ हुआ है? चूरू में हुआ है। इसका निर्माण जो करवाया था वो ठाकुर दुले सिंह ने 1757 में करवाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1757 में, ये बताइएगा मुझे कमेंट करके। एक और हवेली यहाँ की फेमस है चूरू की काफ़ी, जो है सुराणा हवेली। 6 मंजिलें हैं इसकी, 1100 खिड़की और दरवाजे हैं यहाँ पर। तो देखिए कितनी अद्भुत रही होगी। 1100 खिड़की और दरवाजे हैं किसमें? सुराणा की हवेली में, जो कहाँ है? चूरू में है। जितना महलों में हमें देखने को मिलता है ना, हवा महल में 953 है, यहाँ पर 1100 खिड़कियाँ और दरवाजे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं चूरू के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के विषय में। तो एक नाम पहला हमारे पास में आता है भरत व्यास। ये संगीतकार रहे और कंपोजिट किया था उन्होंने। बहुत ही फेमस गीत है, प्रार्थना है हमारी, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, है ना, सुनी होगी आई होप सभी ने। तो ये इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है और संगीतकार के रूप में भरत व्यास का नाम आता है और ये चूरू से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया का नाम कौन नहीं जानता होगा। पैरा ओलंपिक में इन्होंने खूब सारे गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। ये जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाना जाते हैं? भाला फेंक में भाग लेते हैं। कृष्णा पूनिया ये एथलीट हैं, खिलाड़ी यहाँ के खूब हैं दोस्तों। ये डिस्कस थ्रो करती हैं, डिस्क जो होती है हाथ से फेंकने वाली। कर्नल किशन सिंह राठौड़ जो थे, इन्हें सर्वप्रथम परमवीर चक्र मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट रह गए। हनुमान प्रसाद पोद्दार औद्योगिक घराने से हैं और इन्होंने जो किया था गीता प्रेस, जो आप स्वामी राम सुखदास की जो पुस्तकें देखती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर पे है, तो उसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार को माना जाता है, जो कहाँ से संबंधित है दोस्तों? चूरू से है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब लता मंगेशकर इतनी महान गायिका, जिनकी मृत्यु भी हो गई, डेथ हो गई, और इनके जो गुरुजी हैं खेमचंद प्रकाश थे, ये भी चूरू से ही संबंधित हैं। एक भवानी शंकर बहुत ही प्रसिद्ध कथक कलाकार हैं दोस्तों, ये भी चूरू से संबंधित हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम जो है स्टील के लिए जाना जाता है, तो स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल है, ये भी चूरू से संबंधित है। और स्वामी गोपाल दास की हम बात करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी रहे, इसलिए फेमस हैं। और
इन्होंने जो है पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी। 2 प्रश्न यह हमारे यहाँ पर बनते हैं। स्वामी गोपाल दास किससे संबंधित है? स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, चूरू से है। और इन्होंने पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला की स्थापना किसने की थी, तो वो स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति चंदनमल बहड़, इनका संबंध है धर्मस्तूप से, जो एक की चूरू का एक लाल घंटाघर है। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी तब से मनाई जा रही है। और उस समय चूरू के घंटाघर पर इन्होंने तिरंगा फहराया था और इसमें योगदान था सर्वहितकारिणी सभा का, इसी के लोग थे ये। और सर्वहितकारिणी सभा जो है वो स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापित की गई थी। तो स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित सर्वहितकारिणी सभा के ही एक मेंबर थे चंदनमल बहड़, और उनके साथियों ने मिलकर के यहाँ पर धर्मस्तूप पर जो है वो तिरंगा फहराया था। और उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी दोस्तों। किसान आंदोलन से भी दूर नहीं है, तो दुधवा खारा किसान आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो आता है हमारा चूरू से संबंधित है। इसके नेतृत्व करता है रघुवर दयाल, मघाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य, इनके नेतृत्व में हुआ था। कारण था ठाकुर सूरत सिंह का। 1944 में ये पुराने जो बकाया थे, कर जो बकाया था इनका, उनकी वसूली इन्होंने निकाली और नहीं कर पाए तो किसानों को जो है जोत से बेदखल करने लग गए। तो उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और यहाँ इंपॉर्टेंट है जाती है महिलाओं का नेतृत्व, तो मघाराम वैद्य की पत्नी खेतूबाई ने किया था। अब यहाँ खेतूबाई के क्वेश्चन कौन से बनते हैं, पूछा जा सकता है खेतूबाई का संबंध किससे है, तो दुधवा खारा किसान आंदोलन से है दोस्तों। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर किया था। इसके बाद में कांगड़ा कांड किसान आंदोलन से ही संबंधित है। ये 1946 में हुआ था कांगड़ा चूरू स्थान पर। इसके नेतृत्व करता देखो यही है ना, मघाराम वैद्य। कारण था खरीफ की फसल खराब हो गई थी और ये जो लोग हैं वो उसके कारण टैक्स जो उस समय लिया जाता था, भूमि कर जो लिया जाता था, उस पर रियायत की मांग कर रहे थे, जिसके लिए ये जा रहे थे बीकानेर सादुल सिंह महाराजा से मिलने। और उस समय बीच में सामंतों के द्वारा इन्हें जो है बंदी बना लिया गया और बंधक बना करके 35 किसान थे जो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उनके साथ में मारपीट की गई। तो ये कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें याद रखना है कहाँ से है, ये चूरू से है दोस्तों। इसके अलावा एक स्थान आपने संवत्सर कोटसर को भी सुना होगा। ये चूरू का शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, यानी यहाँ पर शिकार नहीं किया जाता। चोकला, चोकला क्या है? चोकला एक भेड़ है दोस्तों, और बहुत ही उन्नत किस्म की ऊन के लिए ये जानी जाती है। राजस्थानी मेरिनो बोलते हैं अपने इसको। फिर स्थान आता है भालेरी चूरू। ये है तो एक गांव ही, लेकिन ये गांव बहुत फेमस हो गया। किस लिए? क्योंकि सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप आपको कहाँ मिलेंगे? यहीं पर मिलते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े बड़े बरखान के बालू का स्तूप आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया, काफ़ी चर्चित प्रश्न रहता है ये। चांदी के गोले दागने वाला किला तो चूरू में है। चूरू के किले को ही चांदी के गोले दागने वाला किला कहते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 में बनवाया गया था। और कहते हैं जब इस पर हमला हुआ तो गोला बारूद खत्म हो गया, तो इन्होंने चांदी के गोले बना बना करके दागने शुरू कर दिए थे दोस्तों। फिर हम बात करें गोगा मेड़ी की भी। यहाँ पर एक शीर्ष मेड़ी है, जैसे हम कहते हैं धुर मेड़ी और शीर्ष मेड़ी। धुर मेड़ी गोगा मेड़ी है, और यहाँ शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू में, जो गोगा जी का प्रार्थना स्थल या पूजा स्थल माना जाता है। बंधेज के काम के लिए सुजानगढ़, शायद पीछे भी अपने पढ़ चुके हैं। एक और यहाँ पर एथलीट आते हैं नितेश पुनिया, और नितेश पुनिया हैमर थ्रो के लिए जाना जाता है। गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स में इन्होंने हैमर थ्रो में जीता था। प्रिया पूनिया की अगर हम बात करें, क्रिकेट प्लेयर हैं ये। भवानी शंकर पखावज के जादूगर माने जाते हैं। एक तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है सुजानगढ़ में। ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, ये लगभग सन 2000 के आसपास का मंदिर है, और ये दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित मंदिर है दोस्तों। काफ़ी सुंदर मंदिर है ये भी। खनिजों में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मार्बल और सैंडस्टोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फसलों की अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, ग्वार जो रेगिस्तानी इलाकों में होती है वही है, कोई विशेष फसल यहाँ नहीं है। नहर परियोजनाओं के लिए जाना जाता है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना,
यहाँ इससे तारागढ़ तहसील जो है चूरू की है, वहाँ पर सिंचाई होती है दोस्तों। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये आईजीएनपी की ही एक लिफ्ट नहर है, जो जिसका भाग है नोहर साहवा लिफ्ट नहर। तो ये इसी की एक लिफ्ट नहर है जिससे इस ज़िले को लाभ मिलता है। एक है चूरू बिसाऊ जल प्रदाय योजना है, इससे भी चूरू और झुंझुनू लाभान्वित है। तो ये चूरू और झुंझुनू 2 ज़िले हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार। चूरू बिसाऊ अगर नाम ले तो फिर हमारे मन में कई बार रह जाता है, तो केवल क्या रह गया, ये चूरू के लिए ही रहा होगा। तो दोस्तों ये था हमारा चूरू जिला, और पूरे अच्छे से सभी फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं जो किसी भी सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और लगभग हमारी ये जो क्लास है इसको हमने पूरा कर लिया है। कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं छूटा है जो आपसे परीक्षा में बिना पूछे रह जाए। सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमारे लिए। तो इसी तरह से आगे भी हम सभी ज़िलों को 50 के 50 ज़िलों को पूरा करने वाले हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए ही सही लाइक शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों। जब आपने 20 मिनट पूरा देखा है तो एक बटन दबाने में आपका कुछ ज़्यादा समय खर्च नहीं होगा। और अगर क्लास में कोई कमी है, कुछ और चेंज है, तो आप कमेंट करके बताइए। अदरवाइज़ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इसी तरह से हम और नए जो एजुकेशन के प्रोग्राम हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट जो भी नई क्लासेज शुरू करने में हौसला आप ही लोगों से मिलता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ और ढेर सारी इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।